students, welcome to Takshila Education Point. I am Mr. Srivastav, your physics teacher. बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताने वाला हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी टू डेराइव फार्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था। ये लेसन की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरा अपना एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अब मैं आपके सामने जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ। लाइव इसलिए आने वाला हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यहाँ इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे कोई भी टॉपिक को डीपली अगर पढ़ाना है या एमसीक्यू यानी प्रॉब्लम्स को हिट करना है, या आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझे सीधे इंटरेक्ट हो सकें, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए केवल और केवल लाइव क्लास ही है जो ठीक होगा। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपके पास लाइव आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, टू डेराइव फार्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ये मैंने पीछे एक दो फार्मूले डेराइव करके दिखाए थे डायमेंशनल एनालिसिस से। अब मैं एक और प्रॉब्लम इसके साथ ले रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि द फ्रीक्वेंसी n ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड्स अपॉन द रेडियस r ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी rho and surface tension s of the liquid. Obtain a formula for the frequency by dimensional analysis. तो देखिए यहाँ पर ये कैसे हम लोग फार्मूला डेराइव करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं फार्मूला हमें डेराइव करना है n के लिए, और ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी उसकी और उसके सरफेस टेंशन पर। तो जिसके लिए फार्मूला आपको डेराइव करना है उसे आप लेंगे LHS में और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, और ये जिस पे डिपेंड करता है यानी जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको हम लाइन से मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से लिख देंगे। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि RHS के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके ऊपर कुछ ऐसा डायमेंशन लगा देंगे जो दी हुई फिजिकल क्वांटिटी के अल्फ़ाबेट से डिफरेंट हो, जैसे x, y और z। अब मुझे इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले पता होने चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ n का भी पता होगा क्योंकि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो बड़े आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं। t-1 होगा। रेडियस r है यानी लेंथ के रूप में लेंगे, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम या द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसका भी आसानी से मिल जाएगा। सरफेस टेंशन आपने नहीं पढ़ा है, और सरफेस टेंशन का मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। F अपॉन L, L लेंथ होती है, F फोर्स होता है। तो बड़े आसानी के साथ यहाँ m LT-2 अपॉन L, तो ये आ जाएगा MT-2। इस तरह से अब मैं सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला ले रहा हूँ। MLT-1 R के लिए लेंगे तो L⁻x, रो के लिए होगा ML-3 पावर y, और s के लिए होगा MT-2 पावर z। ओके, L⁻x यहाँ हो जाएगा M⁻y, L⁻−3y, इधर आ जाएगा M⁻z, T⁻−2z।
अब m का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो m टू द पावर y प्लस z। l और l का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा l टू द पावर x माइनस 3y, और t का जब करेंगे तो एक ही है माइनस 2z। इस तरह से ये आपको मिल जाएगा m नॉट l नॉट t माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड के डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, तो यहां लिख सकते हैं इक्वेटिंग डायमेंशंस बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ m टू द पावर y प्लस z है, यहाँ क्या है 0, तो y प्लस z इज इक्वल टू 0। दूसरे में देखिए x माइनस 3y RHS में है और LHS में 0, तो 0 कर दीजिए। और तीसरा आप देखते हैं माइनस 2z इक्वल टू यहाँ है माइनस 1। अब यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/2। अब z इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो इस इक्वेशन y प्लस z इक्वल टू 0 से अगर आप 1/2 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/2, यानी एक z मिल गया और y मिल गया। अब इसके बाद देखिए x माइनस 3y से जब आप y की वैल्यू को रखेंगे तो ये आएगा प्लस 3/2, यानी x इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 3/2। अब आप देखिए कि x, y और z तीनों मिल गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी पहले फॉर्मूले में यहाँ आप रख देंगे, तो ये हो जाएगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले दिया हुआ है r और r की पावर है x, यानी x का मतलब 3/2, वो भी माइनस में। इसके बाद दिया हुआ है रो यानी y माइनस 1/2, और फिर s जो दिया हुआ है z और वो होगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये माइनस आप हटाना चाहते हैं तो s टू द पावर हाफ अपॉन r टू द पावर 3/2 इंटू रो टू द पावर 1/2। अगर आप 1/2 में 2 ये हटाना चाहते हैं तो फिर रूट में ले लीजिए, तो ये s अपॉन r³ इंटू रो। इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं बताता, इसलिए यहाँ k लिख सकते हैं और s अपॉन r³ इंटू रो हो जाएगा। क्लियर? अब आइए, एक स्पेशल प्रॉब्लम है जिसका टेक्निक यही सॉल्व करने का है जो मैंने आपको पीछे बताया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ये है कि एज्यूमिंग लेंथ L, मास m एंड फोर्स F एज अ फंडामेंटल यूनिट, जैसे MLT आप लेते हैं वैसे उसकी जगह पे लेना है लेंथ L, मास m एंड फोर्स F एज अ फंडामेंटल यूनिट, और फिर आपको बताना है द डायमेंशंस ऑफ टाइम t वुड बी, यानी टाइम t का डायमेंशंस क्या होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप यही टेक्निक इसमें भी अप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे जरा देखिए। इसमें जिसका आपको बताना है उसको आपको LHS में लेना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हुए ये जिस पे डिपेंड कर रहा है, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे L, M और F पर, वो आप ऐसे लिख लीजिए। फिर इसके बाद M, L और X पर आप चाहें तो आप यहाँ पर M को आगे भी ले सकते हैं, फिर L ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पावर M पावर X, L की पावर Y
और f की पावर z इस तरीके से लगा दीजिए। अब इसमें भी वही काम करना है कि जितनी भी क्वांटिटीज दी हैं सभी के आपको डायमेंशनल फार्मूला लेना है। तो ये होगा m नॉट l नॉट t। यहाँ पर आप देखेंगे m का m ही होता है टू द पावर x, l का लेंगे तो l ही होगा y, और f का जब लेंगे तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2 टू द पावर z। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, m टू द पावर x, l टू द पावर y, और यहाँ पर हो जाएगा m टू द पावर z, l टू द पावर z और t टू द पावर 2z। ओके, इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब जरा देखिए नेक्स्ट, सॉरी, कि यहां पर फिर एक बार कंपेयर कर लीजिए m नॉट l नॉट t। जब कंपेयर करेंगे तो m की पावर पहले इसको सॉल्व कर लें, m की पावर x प्लस z, l की पावर y प्लस z और t की पावर माइनस 2z। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कंपेयर करेंगे आप तो यहां आपको मिलने वाला है x प्लस z इज इक्वल टू, यानी m टू द पावर x प्लस z यहां 0, l टू द पावर y प्लस z इक्वल टू 0, और जब t का लेंगे तो आएगा माइनस 2z इज इक्वल टू 1, यानी z इक्वल टू माइनस 1/2, z इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसमें रखेंगे तो आपको x की वैल्यू 1/2 मिलेगा, और जब यहाँ पर y प्लस z में z की वैल्यू को माइनस 1/2 लेंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू माइनस 1/2, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/2। अब जरा देखिए कि इसको कैसे इसमें रखेंगे। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और m पर पावर है x, x की वैल्यू यहां देखिए 1/2 है, y की वैल्यू देखिए यहां पर क्या है 1/2 है, तो y की जगह 1/2, और f पर देखिए क्या दिया है z माइनस 1/2। अगर देखा जाए तो t का जो डायमेंशंस मिलेगा वो m टू द पावर हाफ, l टू द पावर हाफ एंड f टू द पावर माइनस 1/2। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी बहुत पूछा जाता है, कैसे करेंगे ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसका जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो ये कि टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसके लिए हमने आपको ये बताया था कि अगर n इंटू यू करेंगे तो ये इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसका मतलब होता है n जो दिया है ये आंकिक मान है, आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u है मात्रक या यूनिट। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है कि n इंटू यू, मैंने कहा था कि अगर आंकिक मान और यूनिट में संबंध देखा जाए तो व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये कि जैसे मैंने कहा 2 मीटर, तो 2 आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मीटर उसका यूनिट हो गया। लेकिन अगर यही 200 सेंटीमीटर कहता हूं तो इसका मतलब 200 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर उसका यूनिट है। आपने देखा कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई यानी 200 हो गई तो यूनिट उसका छोटा हो गया यानी सेंटीमीटर हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी से मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और जब यहाँ N2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा N1 और U1 अपॉन U2। अब देखिए इसके थ्रू कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो U1 हमारा गिवन मात्रक में है या यूनिट में है, और U2 हमें बदलना है। अब U1 जो गिवन में है उसको थोड़ा ब्रॉड स्केल पे लिखते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है M1, और U2 के लिए यहाँ लिखेंगे M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B, और इधर T1 अपॉन T2 पावर C। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप, M1 L1 T1। अब आप देखते हो कि यहाँ पर N1 क्या है, A B C क्या होता है और कैसे बदला जाता है, इसको मैं अब बताने वाला हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ कि टू कन्वर्ट 100 न्यूटन फोर्स इनटू सीरियस सिस्टम, तो देखिए किस तरीके से आप बदलेंगे। 100 न्यूटन ये आपका एसआई सिस्टम में दिया है। अब इसमें जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो पहले नोट करेंगे। तो MLT माइनस 2 होता है। आप देख रहे हैं M की पावर 1 है, L की पावर 1 है और T की पावर -2 है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो A इक्वल टू 1 हो जाएगा, B इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड C इक्वल टू -2। A B C पहले नंबर पे ये कर लीजिए। इसके बाद ये आंकिक मान जो आप देखते हैं N1, इसकी वैल्यू जो होगी वो 100 के इक्वल होगी, यानी ये वैल्यू ले लेंगे और फिर इस फार्मूले में यूज सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो N2 इक्वल टू N1 क्या दिया है 100। अब यहाँ थोड़ा समझना है, ये दिए हुए सिस्टम ऑफ यूनिट में है तो हम जानते हैं SI में इसे केजी लिया जाता है, और सीरियस में जिसमें हमें बदलना है वो है ग्राम। ये ले लीजिए। पावर A पर A कितना है 1। इसी तरह से लेंथ हमारा मीटर में है और बदलना हमें सेंटीमीटर में है और B इक्वल टू 1। इसी तरह से लास्ट में टाइम T1 MKS और सीरियस में सेकंड ही होता है दोनों में, तो वो ले लीजिए पावर -2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 100 लिया और ये केजी को आप ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि हमें ऊपर वाला जो है इस दिए हुए सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। जो भी वैल्यू आई N2 की वो ये है कि 1000 इंटू 100 और यहाँ 1 की पावर -2 है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि और ये एक 100 इसमें और दिया हुआ है इंटू 100। तो इस तरह से N2 की वैल्यू जो मिलेगी वो 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 और 2 7। इस तरह से ये सीरियस पद्धति में होगा और सीरियस पद्धति में डायन होता है। तो एक बार फिर से देख ले कि यहाँ पर हमने ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड दिया, तो ये 5 हो गया
पूरे पावर्स, और ये 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 न्यूटन को अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो वो वैल्यू होगी 1.0 इंटू 10 पावर 7 डाइन के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो तो नए जो व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।